Welcome back everyone. Today we will continue with 10th class हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1. अब तक लास्ट लेक्चर में है जो हम डिस्कस कर चुके हैं आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ. उसके बाद जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है मोनार्ची सिस्टम ख़त्म किया. आफ्टर दैट जो है नेपोलियन ने टुक ओवर किया. फिर आपके उस नेपोलियन के टुक ओवर करने के बाद जो है उसका भी विरोध होने लगा, जो है लोग उसको भी अपोज करने लगे. वी विल डिस्कस अबाउट दैट इज़ राइज ऑफ कंजर्वेटिज्म एंड रेवोल्यूशनरीज. So new conservatism after 1815. Okay, so following the defeat of Napoleon in 1815, European government were driven by a spirit of conservation. तो conservation आपका क्या होता है कि भाई जो लिमिटेड कंजर्वेशन है. एक तो पहली बात तो हम देखते हैं कि भाई नेपोलियन जब 1815 में हार गया, क्योंकि क्या हो रहा था, वो अपना कब्जा कर रहा था, अपनी डिक्टेटरशिप चला रहा था, अपना कंट्रोल, अपने फ्रांस का कंट्रोल आसपास के देशों के ऊपर भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था. तो उसकी वजह से क्या हो रहा था, आसपास के लोगों ने स्टार्टिंग में तो उसको पसंद किया, बट आफ्टर दैट दे स्टार्टेड अपोजिंग हिम. व्हाई? बिकॉज क्योंकि उनके पास अपनी पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं बची थी उनके पास. ठीक है, तो वो अपनी पॉलिटिकल फ्रीडम को वापस प्राप्त पाना चाहते थे. सो इसमें हम देखते हैं हु वर कंजर्वेटिव्स. तो कंजर्वेटिव कौन थे इसमें, क्योंकि जब यूरोपियन गवर्नमेंट के अंदर उस टाइम पे जो अलग अलग कंट्री थी उनमें कंजर्वेशन की जो एक स्पिरिट डेवलप हुई थी, तो ये कंजर्वेटिव कौन थे. तो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी शुड बी प्रिजर्व. जो लोग मानते थे कि जो उनके ट्रेडिशनल वेज हैं, जो मोनार्ची सिस्टम है और जो आपके जो उनके चर्च हैं, क्रिश्चियनिटी वाले जो चीज़ें थी, उनका मानना था कि उन चीज़ों को जो बनाए रखता है, ठीक है, जो ट्रेडिशन, उनके पुराने इंस्टीट्यूशन, कस्टम, जो रीति रिवाज जो उनके चले आ रहे हैं, वो उनको बनाए रखने वाले लोग जो है कंजर्वेटिव होते थे, जो पुरानी सोच को बनाए रखने की सोचते थे. ओके, सो इन दिस मॉडर्नाइजेशन एंड मॉडर्न प्रिंसिपल कैन स्ट्रेंथन ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन लाइक मॉडर्न आर्मी एंड एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी. तो बट जो है उन्होंने जो नेपोलियन का विरोध किया, अपोज किया, बट स्टिल वो मानते थे कि भाई अपना मोनार्ची सिस्टम को हम वापस लेके आए, अपने ट्रेडिशनल वेज को वापस लेके आए. बट उनके साथ जो मॉडर्नाइजेशन या मॉडर्न प्रिंसिपल्स थे, जो उनको जो है उनकी यूज़ की मदद से हमारे जो पुराने ट्रेडिशनल वेज हैं, ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हम बना सकते हैं. जैसे मॉडर्न आर्मी का जो कॉन्सेप्ट आपका नेपोलियन के द्वारा लाया गया था, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक उनके कंट्रोल में उनका स्टेट आ जाता था. सो इन 1815 नेपोलियन वाज डिफीटेड और यूरोपियन पावर जो थी जिन्होंने नेपोलियन को हराया, वो वियना में मिले. ठीक है, वियना में आपके मिले. तो और जो ये वियना कांग्रेस जो आपकी ये मीटिंग हुई, ये वाज होस्टेड बाय ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच. तो ये वहाँ का ड्यूक जो है ड्यूक मेटरनिच वहाँ का राजकुमार था ऑस्ट्रिया का. तो ये काफ़ी कुछ बोलता रहता है, मतलब कुछ ना कुछ कमेंटबाजी करता रहता है. तो इसके बारे में आगे हम देखते हैं. सो ट्रीटी ऑफ वियना इन 1850, नेपोलियन को हराने के बाद जो ट्रीटी हुई आपकी, ट्रीटी यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट एक तरीके से मिलकर जो उन्होंने समझौता किया, कॉन्ट्रैक्ट किया. सो बर्बन डायनेस्टी वाज रिस्टोर. जो उस टाइम पे बर्बन डायनेस्टी वहाँ पे चल रही थी, उसको दोबारा से राज में लाया गया. फ्रांस लॉस्ट इट्स टेरिटरी एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन. तो जो नेपोलियन ने जिस टेरिटरी फ्रांस के अंदर मिलाया था, जिन एरिया को, उनको जो है वो फ्रांस ने खो दिया. ठीक है, स्टेप्स वर टेकन टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन. तो उस टाइम जब नेपोलियन कब्जा करने की कोशिश कर रहा था सारी जगह पे, तो उस टाइम पे जो कोशिश की गई कि भाई अब आगे अगर ऐसा हो तो फ्रेंच का एक्सपेंशन ना फैलने पाए. उसके आसपास के रीजन में उन्होंने जो है, जैसे ये फ्रांस है तो इसके आसपास पे बॉर्डर पे उन्होंने बफर स्टेट्स डेवलप कर दिए कि वो सीधा किसी दूसरे स्टेट राज्य को या स्टेट को अपने अंदर ना मिला पाए. एंड टेरिटरीज वर गिवन टू प्रूशिया और ऑस्ट्रिया एंड रशिया. तो आपकी जो टेरिटरीज थी फ्रांस की, कुछ थोड़ी थोड़ी, वो कुछ प्रूशिया जो आपका प्रेजेंट डे जर्मनी है, और ऑस्ट्रिया और रशिया को जो है उन्होंने उसकी कुछ जैसे कि कुछ हिस्सा प्रूशिया ले लिया, कुछ ऑस्ट्रियन ले लिया, और कुछ रशिया ने थोड़ा सा हिस्सा उन्होंने आपस में. आफ्टर दैट फिर ये चीज़ें होने के बाद जो कंजर्वेटिव रेजिम था वो ऑटोक्रेटिक हो गया, यानी कि एक तरीके से कहें कि सब कुछ राजशाही, सब कुछ अपने कंट्रोल में हो गया. तानाशाही एक तरीके से उन्होंने शुरू कर दी. दे इम्पोज सेंसरशिप लॉ. तो सेंसरशिप लॉ लगा दिया कि भाई उनके खिलाफ कोई बोल नहीं सकता, उनके खिलाफ कोई बात नहीं कर सकता, ना कोई धरने प्रदर्शन, जो कोई चीज़ होगी वो गवर्नमेंट या राजा के द्वारा ही पास किया जाएगा वो चीज़. ठीक है, द मेमोरीज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन कंटिन्यूड टू इंस्पायर फॉर अनदर रेवोल्यूशन. तो जो इस वजह से फिर
अब इन्होंने फिर वही चीज़ें आ गई, दोबारा से मोनार्ची सिस्टम एक तरीके से तानाशाही शुरू हो गई। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन की जो मेमोरीज थी उन्होंने फिर एक और नए रेवोल्यूशन को यहाँ पे जन्म दिया। तो इसमें नया एक स्टेज आई, द रेवोल्यूशनरीज की स्टेज आई, क्योंकि ड्यूरिंग 1815 जो ईयर ऑफ रिप्रेशन, तो दबाव कंजर्वेटिज्म के द्वारा किया जाने लगा, जिनकी वजह से सीक्रेट सोसाइटीज़ होने लगी। सीक्रेट सोसाइटीज़ जो लोग हैं छिप के रहने लगे और छिप के जो है सोसाइटी डेवलप करने लगे, यानी कि आंदोलन करने की तैयारी करने लगे, उन्हें रिवोल्यूशनरीज कहा जाने लगा। वो जो उन्होंने कमिटेड टू अपोज मोनार्चीज एस्टेब्लिश्ड आफ्टर वियना कांग्रेस, तो उन्होंने उनका विरोध करना शुरू किया जो मोनार्ची आपकी वियना कांग्रेस की जो आपकी संधि हुई थी, ट्रीटी हुई थी, उसके बाद जो मोनार्ची सिस्टम चलाया गया था। और उन्होंने फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम, यानी कि लिबर्टी और फ्रीडम के लिए फाइट करनी शुरू की। और इसी में आपका एक मेन रोल रहा है आपका गियुसेप्पी मजीनी। तो गियुसेप्पी मजीनी का इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा है, जो आपका जिनेवा में आपका इटली के अंदर 1807 में उस पैदा हुआ था जिनेवा में। और जो आपका 1831 में जो आपका लगभग कितना 14 साल की एज में जो है उसको एग्जाइल कर दिया गया, देश निकाला दे दिया गया लिगुरिया के अंदर रेवोल्यूशन करने के लिए, क्योंकि वो मोनार्ची सिस्टम यानी कि मोनार्ची सिस्टम को ख़त्म करके तख्ता पलट करने की कोशिश कर रहा था। तो 1831 में उसको एग्जाइल दे दिया गया, देश निकाला दे दिया गया। तो उसमें उसने फिर जो आपका ये गियुसेप्पी मजीनी था, इसने अपने कार्यकाल में जो है सीक्रेट सोसाइटीज़ जो बनाई, ग्रुप बनाए, उसमें था एक आपका यंग इटली इन मसिलीज एंड यंग यूरोप इन बर्नी, 2 सोसाइटीज़ उसने सीक्रेट सोसाइटी बनाई। उसका मानना था कि भाई गॉड हैड इंटेंटेड नेशन टू नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड, कि भाई जो भगवान चाहता है कि जो नेशंस हैं वो नेचुरल मैनकाइंड की यूनिट की तरह डेवलप हों। ठीक है, एक पूरा स्टेट है तो पूरे उसमें डेवलप हो, ऐसा ना है कि इसमें जो आपके ये हिस्से हैं अलग अलग रूपों में बटे हुए हों, सारा देश एक नेशन के रूप में डेवलप हो। बट फिर अगेन आपके जो मेटरनिच आ गए। मेटरनिच कौन थे, हमने पढ़ा था पीछे, जो आपके वाइस चांसलर थे ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है, चांसलर थे जो आपके ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, चांसलर जो आपके थे ऑस्ट्रेलिया के मेटरनिच, ड्यूक मेटरनिच, उन्होंने इसके बारे में फिर कहा आपके गियुसेप्पी मजीनी के बारे में, द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। उनका कहना था कि भी जो ये आपका आदमी है गियुसेप्पी मजीनी, ये आपका बहुत ज़्यादा डेंजरस एनिमी है, हमारा जो सोशल ऑर्डर, जो कंजर्वेटिज्म के जो लोग उनके ग्रुप शुरू हुआ था उनके लिए खतरनाक है ये। तो हम थोड़ा सा एक बार अभी तक का चैप्टर रिकॉल कर लेते हैं आपका, जो हमने देखा था कि ये जो रिवोल्यूशन इसमें हम नेक्स्ट शुरू करेंगे, बट उससे पहले एक बार थोड़ा रिकॉल कर लें। हमने अभी तक जो है आपकी कुछ चीज़ें जो देखी हैं टाइमलाइन में, पहला आपका फ्रेंच रिवोल्यूशन 1789 में हुआ, फिर उसके बाद नेपोलियन जिसने उसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन में मेन रोल प्ले किया था, उसके बाद उसने 1804 में अपना जो है टुक ओवर कर लिया उसके ऊपर। ठीक है, बट फिर कंजर्वेटिव ने उसके नेपोलियन के ऊपर टुक ओवर कर लिया उसको हरा के। ठीक है, कंजर्वेटिव आ गए फिर आपके 1815 में। अब कंजर्वेटिव एरा आपका 1815 टू 1830 तक चला। ठीक है, वहाँ पर उन्होंने उन लोगों को फिर दबाने का काम किया मोनार्ची सिस्टम की हेल्प से। बट आफ्टर दैट अगेन आपका जो रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया 1830 टू 1848, जो हम अब पढ़ेंगे। सो लेड बाय लिबरल नेशनलिस्ट बिलोंगिंग टू एजुकेटेड मिडिल क्लास एलाइट, प्रोफेसर, टीचर और क्लर्क्स। तो आपके जो ये जो रिवोल्यूशन चलाए गए वो आपके लिबरल नेशनलिस्ट थे, जो कि आपके पढ़े लिखे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, प्रोफेसर, टीचर और क्लर्क्स वगैरह। तो इसमें आपका फर्स्ट अपहेवल जो फ्रांस के अंदर हुआ था जुलाई 1830 के अंदर। ठीक है, जिसने आपका जो है लुइस फिलिप को जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची के रूप में, यानी कि उन्होंने कहा कि चलो ठीक है आप मोनार्ची राजाशाही रखना चाहते हो रखो, बट जो है वो राजा बनेगा वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची, संविधान के अंदर काम करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत काम करेगा वो राजा भी। ठीक है, आफ्टर दैट देन बेल्जियम गोट अवे फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड। जो बेल्जियम उसके पास था वो नीदरलैंड का हिस्सा था, बट उसने भी इन चीज़ों को देखते हुए फ्रीडम खुद को अलग कर लिया। ठीक है, फिर आपका ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था। ग्रीक जो आपका ग्रीस था, ग्रीक के अंदर भी वॉर हुआ इसी इंडिपेंडेंस के लिए। और जो स्टोरी ग्रीस की है आपकी, जो कार्डल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन, क्योंकि स्टोरी जो है आपका एक साइड से तो आपका एशिया से, एक साइड से यूरोप से लगा हुआ है। ठीक है, और जो है यूरोप में तो आपके क्रिश्चियन लोग पाए जाते हैं और एशियन साइड उस साइड उसके मुस्लिम कम्युनिटी पाई जाती थी, तो इन दोनों के बीच में ये फंसा हुआ था। बट जो है ग्रीस के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर जो है क्रिश्चियनिटी यानी कि धार्मिक, जो क्रिश्चियनों के लिए धार्मिक वैल्यू इसकी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये उसको कार्डल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। ठीक है, इसलिए ग्रीस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर आपका क्या हुआ था इसमें आगे चल के,
मुस्लिम कम्युनिटी का कब्जा हो गया था इसके ऊपर, ओटोमन एम्पायर का कब्जा था, तो यूरोपियन लोगों ने उससे इसको छुड़ाना शुरू किया। ठीक है, इसी में आपके पोइट लॉर्ड बायरन थे, जो अपना जो है अपना क्या कहते हैं पैसा वगैरह जो इंग्लैंड ऑर्गेनाइज फंड्स एंड लेटर वेंट टू फाइट इन द वॉर और वेयर ही डाइड ऑफ फीवर इन 1824। तो वहाँ पे ये आपका वॉर में चला गया और 1824 में बुखार से फीवर से मारा गया। फिर आखिर में आपकी फिर ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832 में हुई। ठीक है, कॉन्स्टेंटिनोपल जो आपकी ग्रीस की जिसने आपको रिकग्नाइज किया ग्रीस को एज ए इंडिपेंडेंट नेशन, जिसकी वजह से आपका फिर ग्रीक एक इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में ट्रीटी के बाद उभर कर सामने आया कि भाई इसमें ग्रीक को आज़ाद कर दिया गया इस ट्रीटी के बाद। फिर आपका फिर ड्यूक मेटरनिच ने एक इसी टाइम पीरियड में फिर आपकी एक और जो है कमेंट किया कि भाई फ्रांस व्हेन फ्रांस नीज द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड, कि भाई फ्रांस चाहे कुछ भी करे, अगर वो छींकता भी है फ्रांस तो पूरे यूरोप को कोल्ड हो जाता है। तो इसका मतलब ये कि भी फ्रांस के अंदर हर एक जो चीज़ की शुरुआत फ्रांस के अंदर उसने बोली। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट चैप्टर में जो है हम इसके अलग अलग पार्ट में जो आपकी नेशनलिज्म की फीलिंग आई और रेवोल्यूशंस हुए उनके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।